यह जो हजारों साल से मनुवाद से बहुजन समाज हार रहा है, वह इसलिए नहीं कि मनुवाद का विचार उत्कृष्ट है, बल्कि इसलिए कि बहुजन समाज स्वयं ही एक दूसरे को हराने में अवचेतन मन के साथ लगा है। बहुजन जागरूक नहीं है, होश में नहीं है, बहुजन चेतन नहीं है, अवचेतन मन से आपस में एक दूसरे की टांग खिंचाई में व्यस्त हैं। यह विचार मेरे हैं, भीम दहाड़ के हैं। अब आगे संपूर्ण वाङ्मय खंड 5 को सुनिए। इस बात को हम जितनी जल्दी भूल जाएं, उतना ही हमारे लिए लाभप्रद होगा, और तब सेवा की इन शर्तों के संबंध में हमारी संकल्पना अधिक युक्त बन पड़ेगी। आखिरकार हम यह तो जानते ही हैं कि केंद्र पर बहुत सीमित दायित्व रहेगा, मंत्रियों की जिम्मेदारी सीमित हो जाएगी। इसलिए हमें अपने पिछले अनुभव से यह सीखना चाहिए कि भावी भारत सरकार का कुछ मार्गदर्शन किया जाए, उसे नए सिरे से कुछ न करने दिया जाए। यह सर्वथा व्यवहारिक मामला है, और मद संख्या 6 के दोनों भागों के संबंध में मेरा उत्तर सकारात्मक है। डॉक्टर अंबेडकर, आप मूल अधिकारों के प्रश्न को जिन शब्दों में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे उत्पन्न होने वाली कठिनाई के बारे में मैं संकेत देना चाहता हूँ। बात यह है कि आप लोक सेवाओं को जो निर्देश दे रहे हैं कि सेवाओं में भर्ती करते समय उचित और पर्याप्त प्रतिनिधित्व पर विचार करें, चाहे आपके शब्द कोई भी हो। इसका अर्थ यह हुआ कि आयोग को उस समुदाय का कोटा पूरा करने के लिए जो अन्यथा सेवाओं में प्रवेश नहीं कर पाते, विभिन्न समुदायों में चयन का अधिकार होगा। इसका मतलब यह हुआ कि अन्य समुदायों के उचित तथा पर्याप्त प्रतिनिधित्व की मांग को पूरा करने के लिए, जिन्हें अब तक लोक सेवा में भर्ती का अवसर नहीं मिल पाया है, उन्हें अन्य समुदायों के सदस्यों को वंचित करना पड़ेगा। और यदि आप यह मूल अधिकार प्रत्येक समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति को दिलवा देते हैं, तो उससे लोक सेवा आयोग के लिए उलझन पैदा हो जाएगी, इसलिए कि जिस व्यक्ति को इस प्रकार का मूल अधिकार प्राप्त था, वह कहेगा, आप किसी दूसरे समुदाय के किसी अन्य सदस्य को तरजीह देकर मेरे साथ पक्षपात कर रहे हैं। मेरी दृष्टि में यही एक कठिनाई है। माननीय श्री शीतल बाट, मैं यह बताना चाहता हूँ कि मूल अधिकारों का यह जो प्रतिपादन किया गया है कि धर्म, जाति या मत के आधार पर किसी को अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा, सामग्री विक्टोरिया की उस घोषणा की पुनरावृत्ति मात्र है। जब ताज ने भारत सरकार को अपने अधिकार में लिया था, उस समय की गई घोषणा में इसे शामिल किया गया था। राजा नरेंद्र नाथ, इससे व्यवहारिक कठिनाई का समाधान नहीं होता। अध्यक्ष, मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब मूल अधिकार पहले ही से मौजूद हैं, तब अधिकारों की बात को दोहराना क्या जरूरी है? क्या उप समिति संतुष्ट हो जाएगी यदि हम अपनी रिपोर्ट में पहले 2 प्रस्तावों को स्वीकृति दे दें, जो माननीय श्री शीतलवाड़ ने पढ़कर सुनाए हैं, और मूल अधिकारों के संबंध में की गई घोषणा का उल्लेख न करें? डॉक्टर अंबेडकर, मैं यह बताना चाहता हूँ कि हमें न केवल इस बात से चौकन्ना रहना है कि लोक सेवा आयोग नियुक्तियां करने के मामले में स्थानीय सरकारों से प्रभावित हो, बल्कि मेरा तो यह भी विचार है कि हमें लोक सेवा आयोग द्वारा अपनी शक्तियों के दुरुपयोग के प्रति भी सतर्क रहना चाहिए। इस बात पर मेरी प्रतिक्रिया कुछ तीव्र है। निश्चय ही लोक सेवा आयोग अपने कार्मिकों के संबंध में बहुत सीमित रहेगा, इसलिए हम यह
प्रावधान नहीं रख सकते कि लोक सेवा आयोग अपने कार्मिकों के संबंध में देश के विभिन्न समुदायों का प्रतिनिधित्व करेगा। लोक सेवा आयोग का गठन करते समय कुछ समुदायों से सदस्य लेने होंगे और फिर मानव स्वभाव भी रंग लाएगा ही। इसलिए मुझे यह आशंका है कि लोक सेवा आयोग कहीं अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न कर बैठे। श्री मोदी, इसका निदान क्या हो? डॉक्टर अंबेडकर, निदान यह होगा कि विधान परिषद को लोक सेवा आयोग में अविश्वास प्रस्ताव पेश करने की शक्ति दी जाए। उदाहरण के लिए जैसे माननीय श्री शीतल वार्ड, उससे तो सारा उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर, यदि यह साधन वांछनीय न हो तो इस मुद्दे पर कोई और साधन या किसी अन्य विधि का भी मैं स्वागत करूंगा, लेकिन मेरी इस बारे में पक्की धारणा है कि ऐसे लोक सेवा आयोग का क्या जो अपने ही समुदाय में रुचि रखता हो, किसी दूसरे में नहीं। माननीय श्री शीतल वार्ड, यह निर्धारित कर देने के बाद कि लोक सेवा आयोग विभिन्न समुदायों के लिए उचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करेगा, हम गवर्नर को उसके अनुदेश पत्र में इस बात का ध्यान रखने की शक्ति देंगे कि इस प्रकार का प्रतिनिधित्व दिलाया गया है। डॉक्टर अंबेडकर, आप खंड 2 में यह प्रावधान कर सकते हैं कि ऐसा उन निर्देशों के अनुरूप होना चाहिए जो गवर्नर उन्हें दे। माननीय श्री शीतल वार्ड, यह तो गवर्नर को अत्यधिक शक्ति देना हुआ। आप यही तो चाहते हैं कि विभिन्न समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व दिलाया जाए। आप यही तो सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमने जिस उचित प्रतिनिधित्व के लोक सेवा आयोग द्वारा दिए जाने का प्रावधान किया है वह वास्तव में दे दिया गया है। श्री जफरुल्लाह खां, गवर्नर उसको सुनिश्चित कैसे करेगा? अध्यक्ष, मेजर स्टेनले ने जो सुझाव दिया है वह मध्य मार्ग सिद्ध हो सकता है। उनका सुझाव है कि खंड 2 के अंत में यह शामिल किया जाना चाहिए। प्रांतीय लोक सेवा आयोगों के संदर्भ में लोक सेवा आयोगों के कर्तव्य के इस भाग की गवर्नर द्वारा साविधिक समीक्षा की जाएगी और केंद्रीय लोक सेवा आयोग के संदर्भ में यही समीक्षा गवर्नर जनरल द्वारा की जाएगी, जिन्हें वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए आवश्यक अनुदेश जारी करने की शक्ति प्रदान की जाएगी। डॉक्टर अंबेडकर, जी हाँ। माननीय श्री शीतल वार्ड, ठीक है, मैं इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। श्री शिवा राव, मेरा सुझाव है कि हम यह कहेंगे कि लोक सेवा आयोगों का प्रत्येक सदस्य अपने सद्व्यवहार पर्यंत ही पद धारण करेगा और यह कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों को तभी पदच्युत किया जा सकता है जब केंद्रीय विधानमंडल द्वारा गवर्नर जनरल को पत्र लिखकर और प्रांतीय लोक सेवा आयोग के मामले में संबंधित प्रांत की प्रांतीय विधानसभा गवर्नर को पत्र लिखकर उसकी मांग करे। अध्यक्ष, श्री शिवा राव ने एक नए खंड का सुझाव दिया है और उन्होंने अपनी बात बहुत स्पष्ट रूप से पेश की है। हम अपने आप को भाषा के साथ बांध देना नहीं चाहते, लेकिन उसका सार यह है कि हमें एक नया खंड रखना चाहिए कि पद पर आसीन सद्व्यवहार के दौरान ही रहा जा सकता है और यह कि लोक सेवा आयोगों को कोई भी सदस्य, चाहे वह अध्यक्ष हो या साधारण सदस्य, राज्य विधान मंडल द्वारा गवर्नर या गवर्नर जनरल को जो भी स्थिति हो पत्र लिखकर पद से हटवाया जा सकता है। इसे लिखित रूप दे दिया जाए। डॉक्टर अंबेडकर, मैं इसका समर्थन करता हूँ। डॉक्टर अंबेडकर, श्री शिवा राव ने जो रुख अपनाया है वह यह है कि लोक सेवा आयोगों के सदस्यों की पदच्युति के मामले में विवेकाधिकार पूरी तरह गवर्नर या गवर्नर जनरल में निहित है।
केवल इस तथ्य से कि विधानमंडल ने बहुमत से एक प्रस्ताव पारित किया है पदच्युति अपने आप नहीं हो जाएगी, बल्कि गवर्नर या गवर्नर जनरल इस पर विचार करेंगे कि वह कार्रवाई की जाए या नहीं। राजा नरेंद्र नाथ, मैं नियुक्तियों के संबंध में विधानमंडल को हरगिज हस्तक्षेप नहीं करने दूंगा। डॉक्टर अंबेडकर, कोई भी व्यक्ति भ्रष्ट हो सकता है, ठीक उसी प्रकार जैसे न्यायाधीश भ्रष्ट हो सकते हैं। क्या इसका कोई उपचार नहीं है? हम मंत्रियों से संरक्षण का अधिकार वापस ले रहे हैं क्योंकि हम यह महसूस करते हैं कि वे भ्रष्ट हो सकते हैं, लेकिन लोक सेवा आयोग के सदस्य भी तो भ्रष्ट हो सकते हैं, और यदि हमें उनके किसी सदस्य को हटाने का अवसर ही न मिले तो क्या स्थिति होगी? डॉक्टर शफाअत अहमद खां, डॉक्टर अंबेडकर ने यह स्वीकार किया है कि लोक सेवा आयोग के किसी भी सदस्य को गवर्नर ही हटा सकता है, और यदि यह स्थिति है तो सदन के पत्र लिखने से क्या लाभ? यह बहुत खतरनाक बात है कि किसी विधायी निकाय को कार्यपालिका के मामलों में हस्तक्षेप करने दिया जाए। हमें विधानमंडलों के विमर्शी कार्य को कार्यपालिका के कार्य से बिल्कुल अलग रखना चाहिए, और यदि हम इस प्रकार के किसी मामले में जिसमें हजारों की नियुक्ति खतरे में पड़ने की आशंका हो, इन दोनों के कार्यों को मिला दें तो मैं समझता हूँ कि हम ऐसा करके परेशानी मोल लेंगे और लोक सेवा आयोग से संबंधित सभी विनियमों को बिल्कुल बेकार और निरर्थक बना देंगे। अध्यक्ष, क्या ऐसा उप समिति की मांग के अनुरूप होगा? मेरे विचार में जो आलोचना की गई है वह बहुत ही वस्तुपरक है कि हम इस आशय का एक खंड समाविष्ट कर दें कि लोक सेवा आयोग अपने सद्व्यवहार पर्यंत पद पर बना रहेगा और उससे यथास्थिति गवर्नर अथवा गवर्नर जनरल द्वारा पद से हटाया जा सकेगा। हम सहमत हैं। माननीय ईसी मित्तर, जब तक विधान मंडल को विशिष्ट रूप से सम्मिलित न किया जाए, मैं इससे सहमत हूँ। अध्यक्ष, क्या यह संशोधन उप समिति की इच्छा के अनुकूल होगा? हम सहमत हैं। हम इस पर रिपोर्ट के अवसर पर विचार करेंगे। इस समय तो हम इस पर अंतरिम रूप से विचार कर रहे हैं। अब हम कर्नल गिडने के मुद्दे पर आते हैं। डॉक्टर अंबेडकर, कर्नल गिडने के प्रस्ताव पर चर्चा करने से जब प्रारूप पढ़ा गया था तो उसमें एक खंड था जिसमें कहा गया कि लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को जो उस आयोग के सदस्य के नाते पदासीन नहीं है, ताज के अधीन सेवा का पात्र नहीं होगा। अध्यक्ष, फिलहाल तो मैं आपके समक्ष वह सुझाव रखता हूँ। क्या आप उस स्थिति में इन शब्दों को हटाने की कृपा करेंगे को प्रांतीय प्रबंध के अधीन रख दिया जाए और उसके स्थान पर ये शब्द समाविष्ट कर देंगे को उसके बाद अखिल भारतीय स्तर पर भर्ती न किया जाए, और हम इन दो सेवाओं के संबंध में कोई विशेष सिफारिश करना नहीं चाहते। हम सिफारिश करते हैं कि भारतीय सिविल सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के लिए अखिल भारतीय स्तर पर भर्ती जारी रहनी चाहिए। श्री शिवा राव ने असहमति प्रकट की। मुझे मालूम नहीं है कि वे अकेले हैं या कोई उनके साथ है। डॉक्टर अंबेडकर, मेरा संकल्प यह है कि इन दोनों सेवाओं में यूरोपीयों मूल के अतिरिक्त शेष सेवाओं का प्रांतीयकरण कर दिया जाए। अध्यक्ष, मैं समझता हूँ इसे अलग से रखा जाएगा। शिवा राव इस निष्कर्ष से असहमत हैं। उनकी इच्छा है कि सभी सेवाओं का तत्काल प्रांतीयकरण कर दिया जाए। मेरा सुझाव है कि हम यहाँ यह जोड़ दें, कुछ सदस्यों की राय
है कि न्यायिक पदों के लिए भर्ती इसके बाद से भारतीय सिविल सेवा में से न की जाए। डॉक्टर अंबेडकर: मैं दोनों सेवाओं को प्रांतीय स्तर का बनाने के पक्ष में हूँ, लेकिन मैं इन दोनों सेवाओं में यूरोपीय मूल के पक्ष में अपवाद के लिए तैयार हूँ। श्री जफरुल्लाह खां: मैं डॉक्टर अंबेडकर से सहमत हूँ। सरदार संपूर्ण सिंह: मैं भी इस विचार का अनुमोदन करता हूँ। अध्यक्ष: मैं आपका बहुत आभारी हूँ, इसे अवश्य शामिल किया जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर: प्रश्न 2 पर पैराग्राफ में जो इस तरह शुरू होता है, निसंदेह ऐसी सरकार यदि मांग करे आदि आदि। आपने लोक सेवाओं आदि के विभागों के पुनर्गठन और पुनर्समायोजन के प्रश्न का उल्लेख किया है। क्या मैं यह जान सकता हूँ कि आप आज सवेरे हुई चर्चाओं को देखते हुए वेतन के आधार का प्रश्न भी जोड़ना चाहेंगे? अध्यक्ष: यह बात उन शब्दों में आ गई है, शायद। चौथी बैठक 9 जनवरी 1931। लॉर्ड जेटलैंड: जी नहीं, आप स्थानीय सरकार का क्षेत्राधिकार वापस नहीं ले सकते, क्योंकि स्थानीय सरकार को सर्वसम्मति से अपने अधिकारों में सर्वोपरि होना चाहिए, लेकिन यह निर्धारित किया जा सकता है कि इस परिपाटी को अपनाना वांछनीय है। महोदय, इसमें वह सब आ गया जो मैं उप समिति के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ।